हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का। और आज के लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे हमने इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर लिए थे। जीरोस कैसे फाइंड करते पॉलिनोमियल का, वो सारी चीज़ अपन ने देख चुके थे। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो सेगमेंट है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करता है, कैसे उसको प्रूव किया जाएगा, और उसका एप्लीकेशंस अकॉर्डिंगली क्या क्या आएगा हमारे पास, उस चीज़ को हम समझेंगे। क्लियर है? तो उससे पहले, रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा अकॉर्डिंगली। कि अगर मैं आपको बोलूँ, मैं इस साइड में जगह लेकर के थोड़ा सा लिख रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको मैं b से मान लो डिवाइड कर रहा हूँ, जिसको मैं b से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, मान लो बस इतना सा कंडीशन है कि b नॉन ज़ीरो है और a इंटीजर है। अब 10th में जाकर के ये चीज़ ऑफिशियली पढ़ोगे जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को स्टडी करोगे। चैप्टर नंबर 1 में ही आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। बस अभी इस चीज़ का प्रूफ को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा ज़रूरत होगा इस चीज़ का, इसीलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है b जो नॉन ज़ीरो है और a कोई भी एक दूसरा इंटीजर है। b को मैंने नॉन ज़ीरो इसीलिए बोला क्योंकि किसी भी अगर ज़ीरो हो जाता है b तो ज़ीरो से आप कभी भी a को डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसीलिए b को नॉन ज़ीरो होना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो अगर b से मैं a को कभी भी डिवाइड करता हूँ, जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आप बचपन में करते हो उसी का बात कर रहा हूँ, तो आपके पास कोई एक क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है। ठीक है, बट अगर आप प्रॉपरली ध्यान से ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ मिला होगा कि ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा आपका डिवाइज़र से छोटा ही होता है। रिमाइंडर जो है वो हमेशा आपका डिवाइज़र से छोटा ही होता है, और यही रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, या तो ग्रेटर होता है या तो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग डिवीजन का रूल है, जिसको आप डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जान सकते हो या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोल सकते हो। क्लियर है? बोला। चलो, तो हम डिवीजन एल्गोरिदम में ये चीज़ समझते हैं कि अगर a को मैं b से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर r आएगा। दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ आप ऑलरेडी बचपन में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमेशा b से छोटा होता है और जीरो या फिर उससे हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्वोशिएंट 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये ट्रू है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया 4 को, तो यहाँ पे देखोगे एक बार जाएगा, ये 3 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 बचेगा। तो अभी जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से छोटा दिख रहा है। तो या तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रिमाइंडर b के इक्वल हो जाए। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मैं इस केस में बात करूँ तो इस केस में मैं अगर आपको बोलूँ कि देखो ज़रा ध्यान से देखो कि आप क्या यहाँ पे एक बार क्वोशिएंट क्या 1 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। क्वोशिएंट अगर 1 होता तो रिमाइंडर 2 आता, डिवाइजर के इक्वल होता। बट एक और बार डिवीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली आप एक और बार डिवाइड करोगे, दैट इज मैक्सिमम टाइम्स आप जाओगे, 2 टाइम्स लिखोगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर अगर b के इक्वल हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, तब लॉन्ग डिवीजन एंड नहीं होगा सही से। ठीक है ना, रिमाइंडर अगर b के इक्वल हो जाता है तो आपके पास एक और ऑप्शन बचा रह जाएगा एक और बार डिवाइड करने के लिए। इसीलिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 या फिर उससे बड़ा होता है। तो सेम थॉट जो है ना, डिवीजन एल्गोरिदम का यही थॉट जो है ना, वो आपका पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई होता है कि एक पॉलिनोमियल से अगर मैं दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट मेरे पास एक पॉलिनोमियल आएगा और रिमाइंडर मेरे पास एक और पॉलिनोमियल आएगा। क्लियर है क्या? सेम थॉट जो है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? पॉलिनोमियल्स के केस में भी अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। बात समझिएगा आप, है ना। सेम थॉट को हम लोग पॉलिनोमियल्स के केस में भी यूज करते हैं, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। क्लास 10th में ऑफिशियली ये चीज आपको पढ़ाया जाएगा, बट एज अभी यूज आ गया तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर बता देता हूँ कि अगर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इस px से अगर आप qx को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना,
क्यू एक्स को अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास एक रिमाइंडर क्यू एक्स कोशेंट क्यू एक्स आएगा, कोशेंट को मैं मान लो एफ एक्स बोल देता हूँ, और एक रिमाइंडर आएगा आपके पास आर एक्स। तो हो क्या जाएगा कि डिविडेंड का काम कौन कर रहा है, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू एफ एक्स, है ना, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कौन है, आर एक्स। ठीक है, तो अभी जो पहला हमारा कंडीशन चल रहा था आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, उसी जगह पे अभी चेंज होकर के क्या आएगा, अभी यहां पे डिग्री का कंसेप्ट आएगा। किसका कंसेप्ट आएगा, डिग्री का। कि आप ये नहीं बोलोगे कि आर एक्स का वैल्यू, क्योंकि दो पॉलिनोमियल में आप वैल्यू का कंपैरिजन कैसे करोगे, दो पॉलिनोमियल किससे कौन बड़ा है, अगर मैं दो एक्सप्रेशन दे देता हूं तो कौन सा एक्सप्रेशन किससे बड़ा है वो तो बोल नहीं पाओगे ना, आप तो नंबर्स में कंपैरिजन कर पाओगे। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे कंपैरिजन करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन आता है वो क्या आता है, डिग्री में कंडीशन आता है कि आर एक्स का जो डिग्री होगा वो हमेशा 0 या फिर उससे बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और किसका डिग्री से हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर का डिग्री से हमेशा छोटा होगा। यह है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बात समझ आ रहा है ना, px का डिग्री से हमेशा छोटा होगा, 0 या फिर उससे हमेशा बड़ा होगा कौन, rx का डिग्री, दैट इज रिमाइंडर का डिग्री। ठीक है ना, मतलब अगर एक लीनियर से आप यहाँ पे क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और रिमाइंडर, अगर ये px लीनियर है तो रिमाइंडर या तो कांस्टेंट होगा या तो 0 होगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है, या तो 0 पॉलिनोमियल होगा या तो कांस्टेंट होगा। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर का डिग्री px का डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री 2 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो डिग्री 2 से छोटा होगा, इक्वल नहीं हो सकता है, छोटा होगा, मतलब या तो लीनियर होगा या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा या तो 0 पॉलिनोमियल होगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है, इस तरीके से चलेगा, है ना। rx का डिग्री हमेशा px के डिग्री से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है। तो यही कंसेप्ट हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जो है प्रूफ करते वक्त एग्जैक्टली यूज कर रहे होंगे, उसी चीज को आपको थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से इतना इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए सफिशिएंट है इस प्रूफ को समझाने के लिए। बाकी जब डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए ऑफिशियली पढ़ेंगे 10th में जाकर के, तब आप अकॉर्डिंगली चीजों को समझ सकते हो और काम कर सकते हो। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है बोला। चलो तो हम देख लेते हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या स्टेटमेंट दे रहा है और अकॉर्डिंगली क्या स्टेट कर रहा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उस चीज को अपन थोड़ा सा ध्यान से समझ जाते हैं। अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम का, अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम का, तो जरा ध्यान से देख सकते हो आप, क्लियर, कि px be any polynomial, px be any polynomial, ठीक है, px be any polynomial of degree greater than or equal to कितना 1। बात समझिएगा ना, px आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, या तो लीनियर पॉलिनोमियल है या तो उससे बड़ा डिग्री वाला पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूं px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, px अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है, और a अगर कोई भी रियल नंबर आपके पास दिया गया है ना, स्मॉल a जो है वो आपके पास कोई भी एक रियल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको बोला गया है कि भाई px को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड किया, px को अगर मैंने x माइनस ए से डिवाइड किया, एक लीनियर फैक्टर x माइनस ए से अगर मैंने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो आएगा आपके पास वो आएगा p ऑफ a, ठीक है ना। रिमाइंडर जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, वो आएगा p ऑफ a। बात को ध्यान से समझिएगा, px को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, समझना, किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक लीनियर फैक्टर, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से मैं px को डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं x माइनस ए से px को डिवाइड कर रहा हूं तो x माइनस ए का जो डिग्री है उससे px का डिग्री या तो इक्वल होना पड़ेगा या तो उससे ज्यादा होना पड़ेगा। अभी आप लीनियर एक्सप्रेशन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल को थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। बात समझ हो ना, क्लियर है। तब तो आप हमेशा क्वोशिएंट 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्वोशिएंट का डिग्री हमेशा 0 ही आएगा। बात को समझिएगा, और यहाँ पे तो क्वोशिएंट एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं,
ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमेशा जीरो है, पॉसिबल तो है, क्वेश्चन हमेशा जीरो आएगा, वही लॉजिक है और कुछ नहीं खास। यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन कर रहे चीजों को, उस जगह पे हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे कि px जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से ज्यादा है। उसका लॉजिक की क्यों ऐसे कंसीडर किया गया, क्योंकि हम जो कंसीडर कर रहे हैं कि उसको जो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं ना। अगर आप px को लीनियर ना मान के कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लेते हो, px का डिग्री अगर आप 1 के इक्वल या फिर उससे बड़ा अगर नहीं मानोगे तो क्या मान सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पॉलिनोमियल डिग्री जीरो मान सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान सकते हो। तो अगर px को आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल मानना है तो मानो आप, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जब x माइनस ए से आप डिवाइड करोगे तो अपना आप क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट आपका जीरो आ जाएगा, खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? आप आराम से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो। बस समझ हो मेरी बात, क्लियर है बोला? बट एग्जैक्टली हम जो चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके, मैं समझा दूंगा यार, थोड़ी देर बाद में बता दूंगा कि अगर आप यहाँ पे इस कंडीशन को नहीं लगाते तो भी क्या होगा, मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो, आप मेरे बात को ध्यान से सुनते जाओ अभी ध्यान से, नहीं तो चीजें बिगड़ जाता है, एक फ्लो रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो अगर मेरे पास px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है, मान के चलो सर ने बोल दिया तो समझ जाना है, सर ने बोल दिया तो मान लेना है कि px का डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है। अगर 1 से छोटा होता है तो क्या होगा मैं दिखाऊंगा। और a अगर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, और px को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा। फायदा कितना ज्यादा है देखो, बिना पॉलिनोमियल का जानकारी का आप ये बता दोगे कि रिमाइंडर क्या होगा, वही तो उसका फायदा है कि पॉलिनोमियल तो मेरे को पता नहीं कि px कौन है, बट उसको अगर मैं x माइनस समथिंग से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा ये मैं बता रहा हूं। मतलब कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है, सोचो आप, इसके मदद से कितने अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। कि मेरे को पॉलिनोमियल पता नहीं कि कौन है, पॉलिनोमियल क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कौन है, क्या एक्सप्रेशन है, कुछ मालूम नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे इंफॉर्मेशन भी मैं निकाल दूंगा इस रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन में जाकर के। बात समझ आ रहा है ना? अभी बस ध्यान से मेरा स्टेटमेंट को समझो, मैं कंक्लूड कर रहा हूं बात को। मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है, मतलब वो पॉलिनोमियल या तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या तो क्वाड्रेटिक है, या तो क्यूबिक है, या तो हायर डिग्री है, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा। एक पार्ट गया, px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है। x माइनस ए एक फैक्टर है जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, दो चीज मेरे पास है। अभी मैंने क्या किया, x माइनस ए से px को डिवाइड किया, x माइनस ए से px को डिवाइड किया। तो अगर x माइनस ए से px को डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो p ऑफ a आएगा। मतलब x का वैल्यू a अगर उस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, ये आपके पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और ऐसे भी सवालों में इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे आगे जाकर के, आपका शीट में मटेरियल में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हम बिना रिमाइंडर का मदद का रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके, बिना पॉलिनोमियल के जानकारी का रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके पॉलिनोमियल का रिमाइंडर के बारे में जान पहचान निकाल देंगे, बातचीत सब कुछ कर लेंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही स्ट्रांग है। अभी तो पहले थ्योरम को समझते हैं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम इतना सा है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे छोटा है, 1 या फिर उससे बड़ा है, मतलब या तो px का डिग्री 1 होगा या तो px का डिग्री उससे ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, और x माइनस ए कोई भी एक लीनियर फैक्टर है। तो x माइनस ए से अगर px को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर ऑब्टेन होगा वो होगा p ऑफ a। क्लियर है? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कहानी को, फिर मैं प्रूफ में आ रहा हूँ, प्रूफ में मैं बाद में आ रहा हूँ। ज़रा ध्यान से एक एग्जाम्पल के साथ कहानी को समझते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है मेरे पास px, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास px x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अगर उस पॉलिनोमियल को मैंने एक लीनियर फैक्टर मान लीजिए x प्लस 3 से डिवाइड किया, x प्लस 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो मेरे को जानकारी निकालना है उसके बारे में। क्लियर है बोला? तो हमने यहाँ पे जो चीज़ लिखा था x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखा था,
मतलब इस x प्लस 3 को मेरे को x माइनस ए के फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, फिर मेरे को a का वैल्यू पता चलेगा। तो अगर मैं इसको ऑब्टेन करूँ उस फॉर्मेट में, तो माइनस अगर लगा दूंगा तो एक और एक्स्ट्रा माइनस ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा भाई। क्लियर है बोला, 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। x माइनस माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली क्या हुआ, -3 हुआ। बात समझ रहे हो, क्लियर है कि अगर मैं px को x माइनस ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, p ऑफ -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। तो ये -3 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2, तो ये कितना आएगा, 9 - 3 - 2 दैट इज 4 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, क्लियर है। और वही चीज़ मैं आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से लंबा करके भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप x प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को डिवाइड कर दोगे तो ज़रा देखिए ना कहानी पे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप कितना लगाएंगे, सोच के बोलिए ना ज़रा, x लगाएंगे ना, यहाँ पे x लगाएंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 हो जाएगा 3x। सेम प्रोसीजर है जैसे आप नंबर्स के केस में करते हो लॉन्ग डिवीजन। सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर से नीचे वाले को क्या आएगा, -2x आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। अभी आप कितना लगाएंगे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे -2 लगाएंगे, तो -2 इंटू एक्स -2x आएगा और -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया, 4 आया। आया क्या 4, बिल्कुल 4 आया। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है, 0, और डिवाइजर का डिग्री कितना है, 1। तो रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से छोटा आ रहा है, जो आना चाहिए। जो हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको पढ़ाए थे वही तो पढ़ाए थे ना, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से हमेशा छोटा होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, और 0 से या फिर 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। बात समझ हो ना, क्लियर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, और बिल्कुल डिवाइजर का डिग्री 1 से छोटा है। रिमाइंडर का डिग्री कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है ना, तो वो तो 0 के इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, और वो डिवाइजर का डिग्री से छोटा आ रहा है ना, क्योंकि डिवाइजर का डिग्री कौन है, 1 है। तो 0 इज लेस देन 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर है। और आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके भी आंसर क्या आया, 4, और यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके भी आंसर क्या आया, 4। तो अभी तो लॉन्ग डिवीजन छोटा हो गया, इसीलिए आपको मजा आ रहा है। अगर मैं बड़ा डिग्री पॉलिनोमियल दे देता हूँ, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल दे देता हूँ, और x प्लस 3 से डिवाइड करने के लिए बोलता हूँ, तो सोचो तो आपका लॉन्ग डिवीजन कितना लंबा चलेगा, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज लग जाएगा आपको लॉन्ग डिवीजन करने में। तो उस जगह पे अगर रिमाइंडर निकालने का बात बोला जाए क्वेश्चन में, तो रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए कितना इफेक्टिव होगा, सोचो जरा। बात समझ रहे हो, क्लियर है बोला। तो इस तरीके से अपन चीज़ों को समझ के करना हमारे लिए बेहतर होता है हमेशा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज़्यादा है, और qx कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, तो अगर मैंने x माइनस ए से px को डिवाइड किया, तब जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होगा वो p ऑफ a होगा। तो अगर आपका फैक्टर x प्लस 3 x प्लस ए के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आपका जनरल फॉर्मेट में निकाल के जाना पड़ेगा, x माइनस ए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इसको माइनस माइनस लगा के आपने अकॉर्डिंगली माइनस माइनस प्लस होता है, आप जानते हो, a का वैल्यू ऑब्टेन कर लिए -3। तो क्लियरली पता चल रहा है बाई रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैं x प्लस 3 से px को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कौन होगा, p ऑफ -3 होगा, क्योंकि इस थ्योरम में बोला गया है ना p ऑफ a होगा। तो a का वैल्यू -3 है तो p ऑफ a करके निकाल दिया, और वही आया रिमाइंडर, क्रॉस चेक करके वेरीफाई भी करा दिया आपको। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ में आना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि अच्छे बच्चे जो है वो ये सवाल तुरंत पूछता है हमें कि सर यहाँ पे स्टेटमेंट में इस चीज को रेस्ट्रिक्ट क्यों किया। क्या रेस्ट्रिक्ट किया, ये रेस्ट्रिक्ट क्यों किया कि px जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अगर px का डिग्री 0 हो जाता है तो क्या होगा, देख लो क्या होगा। मान लो, आप कंसीडर कर लो, px का डिग्री अगर 0 हो जाता है, मतलब क्या, px एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हो जाता है, तो बना लो कोई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3, और x माइनस ए को आप कंसीडर कर लो कुछ भी, मान लो x माइनस 2, a को 2 मान लिया, तो डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 अगर देंगे, यहाँ पे 1 दे सकते हो क्या, अगर यहाँ पे 1 दोगे तो यहाँ पे x माइनस 2,
यहाँ पे नीचे वाला जो आता है वो हमेशा ऊपर वाले से छोटा आता है। छोटा तो किस जगह पे आता है? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में ओरिजिनली जब हम डिवीजन एल्गोरिदम नंबर्स के लिए करते हैं तब नीचे छोटा आता है। अगर मैं पॉलिनोमियल्स के लिए बात करूं तो मैं किस में कंपैरिजन करूंगा? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कभी कंपैरिजन नहीं होता है। किस में कंपैरिजन होता है? डिग्री में कंपैरिजन होता है। तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूंगा? 1 तो यहां पे लगा नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले का डिग्री से छोटा हो गया, उल्टा हो गया। होना चाहिए था नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले का डिग्री से छोटा या तो इक्वल, बट यहाँ पे तो पूरा पूरा उल्टा जा रहा है। तो 1 तो मैं लिख नहीं सकता, तो लिखूंगा क्या? 0 लिखूंगा ऑब्वियसली। बात समझ आ रहा है ना भाई? यहाँ पे ऑब्वियसली क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 3 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो आपका px कौन था? 3 था। और x - 2 मतलब a के जगह पे कौन था? 2 था। तो जब आपने डिवाइड किए तो रिमाइंडर आपके पास क्या आना चाहिए था? p ऑफ a आना चाहिए था। मतलब आंसर हो जाता आपका p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 तो 3 होगा ना। px अगर 3 है तो p ऑफ 2 भी तो 3 ही होगा, क्योंकि यहां पे तो x कुछ है ही नहीं भाई। अगर px का वैल्यू 3x है तभी तो p ऑफ 2 आपका 3 × 2 6 आएगा ना। समझ लो मेरी बात? अगर px यहां पे 3 है, सिर्फ x का बैठाने का जगह नहीं है, तो x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, आंसर तो हमेशा वही आएगा जो पहले था। दैट इज कांस्टेंट ही रहेगा। px अगर 3 है तो p ऑफ एनी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, वो तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आंसर 3 ही देगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट से भी तो समझ आ रहा है ना कि रिमाइंडर ऑब्टेन क्या होगा? p ऑफ a ही होगा। तो p ऑफ a कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और वाकई रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मैच तो हो रहा है ना? बट फिर भी ये एक यूजलेस इंफॉर्मेशन है ना, किसी खास काम का तो नहीं है। पता ही है कि px कुछ भी हो जाए, अगर px का डिग्री 1 से छोटा हो जाता है, दैट इज 0 हो जाता है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा। अदरवाइज तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अगर नेगेटिव हो गया तो पॉलिनोमियल कैसे होगा? तो अगर डिग्री 0 हो जाता है तो भी रिमाइंडर थ्योरम वैलिड हो रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। स्टेटमेंट में लिखा गया है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि डिग्री 0 होने से ये गलत हो जाएगा। डिग्री 0 होने से भी ये ट्रू रहेगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया ना अभी। बात समझ आ रहा है? ठीक है, बट अननेसेसरी है, इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इंक्लूड नहीं किया गया। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे डिटेल्स जो है वो बता दिया इस रिमाइंडर थ्योरम को स्टेटमेंट को समझाने के लिए। बात समझ आया? इसका स्टेटमेंट को समझाने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशंस का जरूरत था मेरे को, मैंने सारे चीज आपको एक एक करके बता दिया भाई। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। आप समझ गए होंगे कि भाई अगर मैं ऐसा चीज पे बात करूं, जैसे मान लो px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री में क्या बोल रहा हूं 1 या फिर उससे बड़ा है, या तो 1 के इक्वल है उसका डिग्री या तो 1 से बड़ा है, और x माइनस a मेरे पास कोई भी एक लीनियर फैक्टर है। तो अगर मैं x माइनस a से px को डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a। That is the value of polynomial at x बराबर a will be the remainder when the polynomial px is divided by the linear factor x minus a. This is your statement of remainder theorem. अभी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ना होके अगर डिग्री 0 हो जाता है तो क्या होगा, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और डिग्री अगर नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, क्योंकि डिग्री तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, डिग्री हमेशा होल नंबर है। चलो, अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, बातों भी क्लियर है पूरा। अभी इसका मैं कुछ प्रूफ बता देता हूं आपको कि कैसे इस थ्योरम को अपन लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को किस तरीके से बोला अपन प्रूफ कर सकते हैं, उस चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस करके मैं आपको समझा देता हूं कहानी। बात समझ आ रहा है? उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रेस करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं कहानी। देखो, मैंने क्या किया, मैंने इस प्रूफ को समझाने के लिए आपको एक पॉलिनोमियल QX कंसीडर किया जो आपका क्वोशंट है, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर मैं एक px पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल QX भी आएगा जो क्वोशंट होगा, और एक पॉलिनोमियल RX भी आएगा जो रिमाइंडर होगा, जहां पे RX का डिग्री जो है वो हमेशा 0 या फिर उससे बड़ा होगा,
जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे दिखाया, और डिवाइजर दैट इज px का डिग्री से हमेशा छोटा होगा, ये कन्फर्म है। px नहीं मतलब x माइनस ए का डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि यहां पे डिवाइजर x माइनस ए है, लीनियर है, हर जगह पे डिवाइजर x माइनस ए होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट रिमाइंडर थ्योरम में हर जगह पे डिवाइजर x माइनस ए ही आपको कंसीडर करना है। बहुत बढ़िया। तो qx अगर आपका कोशेंट है और rx अगर आपका रिमाइंडर है और px को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि px जो होगा दैट इज डिविडेंड जो होगा वो कोशेंट इनटू डिवाइजर होगा प्लस रिमाइंडर होगा। तो कोशेंट यहां पे क्या है? qx है। डिवाइजर कौन है? x माइनस ए है, प्लस रिमाइंडर कौन है? rx है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जहां पे rx का वैल्यू जो है, सिंपल सा चीज ध्यान से समझना, जहां पे rx का डिग्री जो है वो 0 या फिर उससे बड़ा होगा और x माइनस ए का डिग्री से छोटा होगा। तो या तो डिग्री ऑफ rx x माइनस ए का डिग्री से छोटा है, या तो rx का डिग्री 0 या फिर उससे बड़ा है। ठीक है, अभी ध्यान से सोचो कि rx का डिग्री अगर x माइनस ए का डिग्री से छोटा है, rx का डिग्री अगर x माइनस ए का डिग्री से छोटा है, x माइनस ए का डिग्री है कितना भाई? x माइनस ए तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, उसका डिग्री है कितना? उसका डिग्री तो 1 ही है ना। तो rx का डिग्री अगर 1 से छोटा है तो क्या हो सकता है? 0 ही तो हो सकता है, क्योंकि डिग्री तो नेगेटिव होता ही नहीं है ना कभी। तो rx का डिग्री के पास तो एक ही ऑप्शन है ना, डिग्री ऑफ rx एक ही चीज होगा ना, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। डिग्री ऑफ rx 0 ही होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बच ही नहीं रहा है। तो डिग्री ऑफ rx क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आया? मतलब rx जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है, इसीलिए rx इक्वल टू 0 यहां पे लिखा गया। ये डिग्री ऑफ rx नहीं, ये rx का वैल्यू का बात कर रहा है। rx यहां पे 0 भी हो सकता है, या फिर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट भी हो सकता है। मुद्दा इतना है कि डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ x माइनस ए से छोटा होगा। डिग्री ऑफ x माइनस ए 1 है, मतलब डिग्री ऑफ rx 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा अगर है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है 0, क्योंकि वो ना फ्रैक्शन हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। तो अभी क्या लिखा गया जरा ध्यान से देखो। बट x माइनस ए इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 1 इज अ कांस्टेंट, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। चाहे वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा तब तो x माइनस ए इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, डिविजिबल हो जाएगा, और अगर 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, नॉन जीरो कांस्टेंट आया, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है जो आपका लॉन्ग डिवीजन में आप पढ़ते हो। Therefore, either rx is equal to 0 और rx is equal to constant। constant का मतलब कौन सा constant? नॉन जीरो कांस्टेंट। या तो rx का वैल्यू 0 होगा या तो rx का वैल्यू नॉन जीरो कोई भी कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए दोनों चीज को कंसीडर करके मैं rx को जनरली एक कांस्टेंट मान लिया r, जहां पे r का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो 0 भी हो सकता है, चाहे वो नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर? अगर वो 0 होता है तो भी चलेगा, अगर वो नॉन जीरो कोई भी कांस्टेंट होता है तो भी चलेगा। तो दोनों को क्लब करके मैंने rx को क्या मान लिया? यहां पे r कंसीडर कर लिया, जहां पे r कोई भी एक रियल नंबर है, r कोई भी एक रियल नंबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 पे अभी rx का वैल्यू तो मेरे को पता चल गया कि rx हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि rx का डिग्री x माइनस ए का डिग्री से छोटा है, x माइनस ए का डिग्री 1 है, तो 1 से अगर छोटा कोई वैल्यू हो सकता है तो वो 0 ही होगा, क्योंकि ना नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, इसीलिए एक ही ऑप्शन सेट होता है, वो है 0। तो rx का वैल्यू, rx का डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। अगर rx का डिग्री 0 हो गया तो rx एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसीलिए rx को मैं r पुट कर दिया अगले वाले पार्ट में। यहाँ पे rx को मैंने r पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। अभी मेरे पास क्या इक्वेशन जनरेट हो गया कि px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस rx का वैल्यू r आ गया। अभी अगर मैं इसी इक्वेशन पे x का वैल्यू a पुट कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, p ऑफ a
कुछ कुछ प्रूफ करना है। तो अगर P ऑफ A का कोई चीज़ मेरे को प्रूफ करना है और उसको फाइनल आंसर तक निकालना है तो ऑब्वियसली मेरे को x का वैल्यू यहाँ पे A ही पुट करना पड़ेगा। तो मैं अगर x का वैल्यू A पुट कर दिया तो इस जगह पे P ऑफ A आ जाएगा, यहाँ पे A माइनस A इंटू क्यू एक्स आ जाएगा, है ना, सॉरी क्यू एक्स एक्स की जगह पे A आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। तो क्लियरली सॉल्व होकर के ये तो 0 हो गया, तो R का वैल्यू क्या आ गया, P ऑफ A आ गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से पूरा डायरेक्टली समझ आता है ना कि भाई आपका रिमाइंडर जो होगा ये तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, P ऑफ A के इक्वल होगा। अगर ये x के ऊपर डिपेंड कर जाता तो यहाँ पे भी कुछ A का टर्म आ जाता तो शायद आंसर कुछ और आता, बट एज ये x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे R ही रह गया और ये वाला चीज़ 0 हो गया और R P इक्वल टू P ऑफ A आ चुका है। बात समझ आ रहा है ना। अभी बहुत बच्चे मेरे को ये पूछता है कि सर आपने यहाँ पे x इक्वल टू A ही क्यों पुट किए, क्योंकि भाई मेरे को P ऑफ A का वैल्यू निकालना है इसीलिए पुट किया, सिंपल सा लॉजिक है। स्टेटमेंट में जो चीज़ बोला गया है उसी को मैं प्रूफ करूंगा ना। अभी देखो यहाँ पे बात करने से बहुत सारे बात आ जाएगा, पहले क्या आया, पहले प्रूफ आया या स्टेटमेंट आया, पहले प्रूफ आया उसके बाद ही स्टेटमेंट आया ना। किसी ने कुछ सोचा होगा उसके बाद करते करते निकला होगा उसके बाद ये स्टेटमेंट आया होगा। तो सोचते सोचते अचानक से यहाँ तक देखे होंगे कि x का वैल्यू अगर मैं a पुट कर देता हूँ तब तो रिमाइंडर डायरेक्टली P ऑफ A के इक्वल आ रहा है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी ये वेरीफाई हो रहा है। तो तुरंत अपन ने क्या कर दिए, इस चीज़ को समझते हुए स्टेटमेंट बना दिए और इसीलिए x इक्वल टू a यहाँ पे प्रूफ किया जाता है, क्योंकि x का वैल्यू अगर मैं a पुट ना करूँ तो दूसरा कोई भी वैल्यू पुट करके आप प्रूफ नहीं कर पाओगे ना। आप दूसरा कोई भी वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो ये टर्म वैनिश नहीं होगा, ये टर्म जब तक वैनिश नहीं होगा तो रिमाइंडर कैसे इस चीज़ के इक्वल आएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यही चीज़, ये एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। किसी मैथमेटिशियन ने यहाँ तक काम किया था, करते करते अचानक से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अरे भाई अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 a पुट कर दूँ तो ये तो गायब हो गया, तो यहाँ पे P ऑफ A आ गया और यहाँ पे R बच गया। तो ऑब्वियसली R का वैल्यू क्या आ गया, P ऑफ A के इक्वल आ गया, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, P ऑफ A। तुरंत उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया और उसको वेरीफाई कर दिया तो मैच हो गया। तो ये प्रूफ भी हो गया और उसी जगह से पकड़ के खींच के स्टेटमेंट बना दिया और उसी का नाम आ गया रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ आ रहा है, इसी तरीके से सोचा जाता है चीज़ों को। बात समझ आ रहा है, हिस्ट्री वही है। तो x इक्वल टू a क्यों पुट किया गया है उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, ठीक है। जिसने भी किया होगा सबसे पहले, अभी मैंने तो किया नहीं है, जिसने भी किया होगा सबसे पहले उसका माइंड में यही आया होगा जो मेरा दिमाग कहता है। क्लियर है। तो यहाँ से समझ में आ जाता है, दिस शोज दैट द रिमाइंडर इज PA व्हेन PX इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहां से समझ आता है कि अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a के इक्वल होगा। तो इसी के साथ साथ खत्म होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, उसका पूरा एंटायर स्टेटमेंट अलॉन्ग विद प्रूफ, एग्जाम्पल, सब कुछ। वापस मैं चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूं दोस्त कि अगर मेरे पास px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है या फिर 1 के इक्वल है, 0 भी हो सकता है बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, और मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a है जो डिवाइजर का काम कर रहा है और px जो है वो डिविडेंड का काम कर रहा है। तो अगर मैं x माइनस a से px को डिवाइड करूं, मतलब क्या, x माइनस ए डिवाइजर है और px डिविडेंड है, अगर मैं x माइनस ए से px को डिवाइड करूं तो मेरे पास एक कोशेंट qx आएगा और रिमाइंडर rx आएगा, बट जो रिमाइंडर होगा ना वो हमेशा p ऑफ a के इक्वल होगा। वो मैं बिना लॉन्ग डिवीजन करे डायरेक्टली बता सकता हूं, क्योंकि अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर का डिग्री x माइनस ए का डिग्री से छोटा होना चाहिए, और उसमें से अगर रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से छोटा होना चाहिए तो डिवाइजर डिग्री 1 है, तो 1 से अगर छोटा होना चाहिए तो रिमाइंडर का डिग्री 0 ही हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव या फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता किसी पॉलिनोमियल का डिग्री। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आता है अपने को कि Rx जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू जो एग्जैक्टली P ऑफ A के ही इक्वल है वो तो हमने यहाँ पे अभी प्रूफ कर दी है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि जब ऐसे छोटे क्वेश्चन आएगा तब तो आप लॉन्ग डिवीजन करके भी आंसर दे देंगे, बट अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, 10 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आ गया, अगर मैं 10 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड करके अगर मैं x स्क्वायर की जगह पे x टू दी पावर 10 दे देता हूँ और पूछता हूँ कि x टू दी पावर 10 प्लस x माइनस 2 को अगर मैं x प्लस 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ, तो आपको 2 पेज लग जाएगा करते करते।
लॉन्ग डिवीजन अगर करना स्टार्ट कर दिए। बट उसी जगह पे अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का समझ है आपको, तो आप तुरंत क्लिक कर दोगे और जवाब दे दोगे कि भाई अगर उस पॉलिनोमियल को अगर मैंने x+3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ -3 होगा, दैट इज -3 टू द पावर 10 प्लस -3 प्लस -2। कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। आप लॉन्ग डिवीजन करके देख लो। समझ में आया? क्लियर है? यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। अभी यहाँ पे थ्योरम के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख करके रखा, उन नोट्स को ज़रा ध्यान से समझते हैं। क्लियर है? पहला नोट बोला जा रहा है, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई ax प्लस b, then the remainder is the value of px at x equal to -b by a। देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है कि px को अगर मैं ax प्लस b से डिवाइड करूंगा, px को अगर मैं ax प्लस b से डिवाइड करूंगा, ठीक है, px को अगर मैं ax प्लस b से डिवाइड करूंगा, तो जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जो होगा ना, वो क्या आ जाएगा, इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा एट x बराबर -b बाई ए। क्लियर है? मतलब क्या, आप प्रॉपरली पहले रिमाइंडर थ्योरम मैंने इधर जो भी लिखा, इधर जो भी लिखा, आपका ज़रूरत का अगर समझते हो तो अकॉर्डिंगली नोट करके रखिएगा। पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। बोला जा रहा है भाई कि px को अगर मैं ध्यान से बात को समझो थोड़ा। बोला जा रहा है कि px आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल है, स्टेटमेंट किया था px कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा p ऑफ a। मतलब क्या, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ही आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। वही तो है ना, x माइनस ए जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो कैसे निकालोगे, x माइनस ए को जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे और सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वही तो हो जाएगा ना इसका जीरो। तो वही जीरो अगर मैं x के जगह पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। तो उसी लॉजिक को आप अप्लाई करो ना यहाँ पे कि px को अगर आप ax प्लस b से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तो कुछ आएगा qx, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो p ऑफ x का वैल्यू क्या पुट करोगे, जो इस डिवाइजर का जीरो है। तो डिवाइजर का जीरो आप कैसे निकालोगे, ax प्लस b बराबर जीरो करके निकालोगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -b बाई ए। -b बाई ए आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो px को अगर आप ax प्लस b से डिवाइड किए तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ -b बाई ए आएगा। क्लियर है? बात समझ आ रहा है ना? इस डिवाइजर का जो जीरो है वो पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल में, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर उसी पॉलिनोमियल को आप b माइनस ax से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ दैट वैल्यू ऑफ x जो कि उस डिवाइजर का जीरो है। तो अभी इस डिवाइजर का जीरो कौन है, b माइनस ax को जीरो कर दो तो x का वैल्यू b बाई ए आएगा। तो b बाई ए अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू b बाई ए, दैट इज p ऑफ b बाई ए। समझ हो ना? क्लियर है? मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू b बाई ए। समझ गए? तो डायरेक्टली रिमाइंडर आप डिवाइजर जो है उसका जीरो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करके आप उसका रिमाइंडर निकाल सकते हो डायरेक्टली। यही तो लॉजिक है, इसमें कुछ याद नहीं करा रहा हूं। जो लॉजिक हमने डराइव किए इतने देर मेहनत करके, उसी चीज को यूज करते हुए लिंक कर रहा हूं और कुछ नहीं। क्योंकि हमेशा फैक्टर जो है, डिवाइजर जो है, डिवाइजर लीनियर फैक्टर होगा वो क्लियर है, बट हमेशा जो x माइनस ए के फॉर्मेट में रहेगा जरूरी थोड़ी ना है। ax प्लस बी भी तो हो सकता है, ये भी तो लीनियर एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्मेट है ना। तो ये अगर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ढूंढते रह जाओगे यहाँ पे x प्लस ए क्या है, कहाँ पे है, क्या है। समझ गया ना? तो उस जगह पे इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है कि अगर आपका डिवाइजर इस फॉर्मेट में दिया जाता है तो भी आपको सवाल करके आना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, इसका जो जीरो है वही आप पॉलिनोमियल में पुट करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, नंबर 3 वाले नोट को ध्यान से देखते हैं। नंबर 3 वाला जो पॉइंट है ना दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा ये क्या बोल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखिए, बोला जा रहा है कि अगर px आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, एक जनरल पॉलिनोमियल है px, हाँ px आपके पास यहाँ पे एक जनरल पॉलिनोमियल बोला गया है। बोला गया है कि x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, मतलब क्या, वाइस वर्सा, मतलब ये अगर इसको कंक्लूड कर रहा है, मतलब इंप्लाई कर रहा है, तो ये भी इसको इंप्लाई करेगा। मतलब अगर ये होता है तो ये होगा, और अगर ये होता है तो भी ये होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही है, दोनों स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखा गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि px को मैंने x माइनस a से डिवाइड किया, मेरे को रिमाइंडर क्वोशिएंट मिल गया qx और रिमाइंडर मिल गया rx। अगर मैं बोलूं x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px, तो भाई फैक्टर कब हो पाएगा, कोई चीज किसी का फैक्टर कब होता है, जब वो चीज px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जब वो पॉलिनोमियल px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी तो वो फैक्टर हो पाएगा। और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब लॉन्ग डिवीजन एंड हो जाता है, मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये इसका फैक्टर तो तभी हो पाएगा ना जब रिमाइंडर जो होगा rx वो क्या होगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ये इसका फैक्टर होगा, वाइस वर्सा है। ये चीज तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है, ये बचपन से आप पढ़ के आए हो कि कंप्लीटली फैक्टर होना, डिविजिबल होना, मतलब क्या, x माइनस है इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तभी ना जब रिमाइंडर 0 आएगा। 420 को डिवाइड करता है, कब करता है, जब रिमाइंडर 0 आता है ना। 4 अगर 20 को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 5 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। समझ आ रहा है ना। 421 को कंप्लीटली डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। कैलकुलेट करके देख लो लॉन्ग डिवीजन से। तो ये चीज आपका ऑलरेडी क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore remainder becomes 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। मतलब रिमाइंडर कौन सा रिमाइंडर, जब x माइनस 1 से px को डिवाइड करूंगा तब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। और x माइनस 1 से जब px को डिवाइड करूंगा तब जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा ना। क्योंकि आप जानते हो ना यार, बाय रिमाइंडर थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, बाय रिमाइंडर थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, when px is divided by x minus a then remainder is equal to क्या हो जाएगा, p of a हो जाएगा। वही चीज आप यहाँ पे यूज कर रहे हो डायरेक्टली, और कुछ नहीं। तो p of 1 यहाँ पे आपका कितना आ गया, x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो सारी चीज 1 हो जाएगा। और यहाँ पे a0 a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस an बच जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब क्या कि अगर सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। दैट इज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस चीज का एप्लीकेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, बट इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन आपको शीट का अच्छे क्वेश्चंस पे मिल जाएगा। क्लियर है। ओलंपियाड्स वगैरह में ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बात समझ आ रहा है, तो इसको समझिएगा अच्छे से। अगर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है और उसका एक फैक्टर है x माइनस 1, फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट इज रिमाइंडर 0 है, तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल मस्ट बी 0। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल मस्ट बी 0 एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 होता है, मतलब इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे मान लो अगर मैं कभी भी आज के बाद आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिखाया, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को मान लो दिख गया,
तो यहाँ पे कॉफिशिएंट कौन है, 1 है, यहाँ पे कौन है, 1 है, और यहाँ पे -2 है। इन सब का समेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इन सब का समेशन 0 आ रहा है तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x-1 होगा, कंफर्म है। अब चेक करके देख लो, इसको फैक्टराइज करो, क्या आएगा, इसको फैक्टराइज करने से x+2 इंटू x-1 आएगा। तो आ रहा है ना x-1 इसका कंप्लीट फैक्टर, तो कन्वर्स भी इसका क्या है, ट्रू है। तो इन दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसको ज़रूर आप ध्यान से समझ के नोट करके रखना। क्लियर है कि अगर मैं बोलूँ कि px आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है और x-1 इसका एक फैक्टर है, x-1 इसका एक फैक्टर है, x-1 इसका एक फैक्टर है, तो कन्फर्म है दोस्तों, कन्फर्म है कि अगर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है और x-1 इसका एक फैक्टर है तो सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 होगा। और अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 होता है उस पॉलिनोमियल का तो x-1 एक फैक्टर होगा, कन्फर्म है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी ना है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करते चलिए। नंबर 2 वाले पॉइंट में बोल रहा है कि अगर x-1 फैक्टर ना होकर के अगर x+1 फैक्टर हो जाता है तब क्या होगा। भाई अगर x+1 फैक्टर हो जाता है इसका मतलब x+1 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर x+1 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कौन आएगा, p(-1) आएगा ना, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो x+1 को अगर मैं x-a के फॉर्मेट में लिखने गया तो यही आएगा। या फिर आप डायरेक्टली समझ सकते हो रिमाइंडर क्या होता है, जो डिवाइजर का 0 होता है उसी पे पॉलिनोमियल का वैल्यू लिख दो। तो इस डिवाइजर का 0 क्या है, -1 है, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पे क्या होगा, p(-1) होगा, वही हो जाएगा रिमाइंडर, और उसको इक्वल टू 0 कर दो। अगर मैं p(-1) यहाँ से निकालने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, a0 इंटू 1 टू द पावर -1 टू द पावर n प्लस a0 a1 इंटू -1 टू द पावर n-1 प्लस डॉट an-1 इंटू -1 प्लस an इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या, 0। बात समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, बात समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं। आगे अगर चलते हैं तो ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। आगे अगर चले अपन तो आप क्लियरली यहाँ से समझ सकते हो कि देखो अभी कहानी में ना थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अभी 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। अगर n का वैल्यू इवन है तो कुछ और होगा, अगर n का वैल्यू, रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा, बट कहानी पे आप ध्यान से देखो। अगर मैं n को इवन मानता हूं, मतलब क्या कि n इवन है तो -1 टू द पावर इवन यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, मतलब n0 के साथ +1 आएगा। अगर n इवन है तो n-1 ऑड होगा तो -1 टू द पावर ऑड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -a1 आ जाएगा, फिर +a2 -a3 ऐसे चलता जाएगा। मतलब क्या कि जितने भी इवेंट टर्म आ गया, इवेंट कॉफिशिएंट आ गया, वो सारे के सारे एक साइड आ गया, a0 a0 a2 a4 प्लस डॉट, और जितने भी ऑड वाले हैं वो सारे माइनस में है तो उधर चला जाएगा, तो a1 प्लस a3 प्लस डॉट। सिमिलरली अगर आप n को ऑड बोलते हो तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, -a0 आ जाएगा। अगर n ऑड है तो n-1 इवन होगा, -1 टू द पावर इवन प्लस हो जाएगा, तो अगला वाला प्लस होगा, फिर अगला वाला माइनस, फिर अगला वाला प्लस, ऐसे कहानी चलता जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर मैं इवन वाले को एक साथ जोड़ देता हूँ तो a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट इज इक्वल टू ऑड वाले को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूँ, ऑड वाले तो इधर ही था प्लस में, तो इधर ही रख दो उसको, ऐसे हो जाएगा। तो n चाहे इवन हो या फिर n चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। n तो वैसे तो n कोई भी होल नंबर होता है, अभी होल नंबर में भी 2 पार्ट है, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो n अगर इवन होता है तो प्लस आएगा, n अगर ऑड होता है तो माइनस आएगा। तो अगर n इवन होता है या फिर ऑड होता है, दोनों ही केस में क्लियरली मेरे को ये पता चल रहा है कि सम ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन टर्म्स जो था है ना, और सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। दैट इज द सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x। इवन पावर्स ऑफ x मतलब क्या, a0 an, फिर यहाँ पे x² आएगा an-2 है ना, ये सब का समेशन जो है वो क्या आ रहा है,
सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स का सम के इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। इवन पावर्स ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट था उनका समेशन और ऑड पावर्स ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट था उनका समेशन इक्वल हो रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी आपको अगर ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल दिख जाता है, इसका कन्वर्स जो है वो भी ट्रू है। अगर कभी भी आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिख जाता है कि एक्स क्यूब, मान लो 2x क्यूब है ना, प्लस 5x और या फिर माइनस 5x मैं बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मान लीजिए प्लस 3x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6, ये पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व कर देता हूँ कि 2 और -5 का समेशन वो कितना आएगा, -3 आएगा। और अगर मैं 3 और -6 का समेशन करता हूँ वो भी -3 आएगा। मतलब ऑड पावर्स ऑफ x का जो कॉफिशिएंट का समेशन है और इवन पावर्स ऑफ x, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या इवन पावर है, 0 को मैं इवन ही कंसीडर करूंगा। तो x⁴ और x² का जो कॉफिशिएंट का समेशन है वो भी -3 और यहाँ पे ऑड का भी समेशन -3 आ रहा है। तो दोनों ही केस एग्जैक्टली इक्वल है। अगर दोनों एग्जैक्टली इक्वल है तो मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ बिना फैक्टराइज किए, बिना सॉल्व किए, कि भाई इस पॉलिनोमियल का जो एक 0 होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो एक फैक्टर होगा वो कौन होगा, x+1 होगा। इनडायरेक्टली अब ये बोल सकते हो कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x+1 है तो x+1 का 0 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का भी 0 होगा। तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 कंप्लीटली मेरे को पता चल गया, कौन, -1। बाकी के बारे में मेरे को नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है। बट इतना तो ऑब्जर्वेशन मेरा स्ट्रांग है ना कि मैं डायरेक्टली ये दोनों नोट अगर मेरे को याद है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर डायरेक्टली मैं ये ऑब्जर्व करके बिना सॉल्व किए आंसर बता सकता हूं। ठीक है, यही चीज, यही फायदा है चीजों को जब आप बेसिक से पिक करके ग्रो करते हो। अच्छे लेवल में कंसेप्ट अगर आपका ग्रिप होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को भी, आपको भी, सबको मिल करके जबरदस्त तरीके से। ऐसे नहीं होगा कुछ भी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, याद रखिएगा। शो ऑफ का बहुत चीज मिलता है, बस समझ आ रहा है ना। आसान आसान क्वेश्चन करा के बहुत मजा दे सकता हूं आपको, फुल मजा, जैसे यूट्यूब में भरा पड़ा है। क्वालिटी कंटेंट तो है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ मजा ही मजा चल रहा है। क्लियर है। देखिएगा ना ये चीज, कहीं पे भी कितने भी पॉलिनोमियल्स का लेक्चर आप सर्च करके इधर उधर देख लीजिए, यूट्यूब पूरा यूट्यूब छानबीन कर लीजिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में बताएगा नहीं बताएगा, ये सारी चीज आप देख लीजिएगा। अगर मिल जाता है तो बता दीजिएगा मेरे को। क्लियर है बोला, तो समझने का कोशिश करो। ठीक है, मजे से हे गाइस, हाई हेलो, ये सब नोटिंग करने से काम अगर हो जाता तब तो हो ही जाता ना सबका। अच्छे बच्चे को यूट्यूब में समय वेस्ट करते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं। क्लियर है बोला। चलो, यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। आसान भाषा को, आसान चीज को और आसान करो, आसान चीज को और आसान करो, और जो टफ पार्ट है उसको ऊपर से उड़ा दो। यही फिलोसॉफी चलता है यूट्यूब में। चलिए समझते हैं अकॉर्डिंगली। तो इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा काम का चीज है यार। अच्छे क्वेश्चंस में, ओलंपियाड्स वगैरह में, बोर्ड्स में शायद ही आए ये सब, बट अच्छे लेवल के एग्जाम्स में जरूर ये चीज इफेक्टिव होता है। बहुत काम का चीज होता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और उसमें मेरे को अगर ये चीज ऑब्जर्व हो गया कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट 0 है, तो मैं डायरेक्टली कमेंट कर दूंगा कि उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो x-1 होगा। मतलब उस पॉलिनोमियल का एक रूट कौन होगा, 1 होगा। अगर उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x-1 है तो उस फैक्टर का जो रूट होगा, मतलब 0 होगा, वो उस पॉलिनोमियल का भी 0 होगा ना यार। सिंपल सा लॉजिक है। तो वो उस पॉलिनोमियल का भी 0 होगा, 1। क्लियर है। और अगर सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 आपने ऑब्जर्व कर लिए, और अगर x-1 फैक्टर होता है तो सम ऑफ कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। शेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसे बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उसमें आप करेंगे तो आपका दिमाग, और जब इसका एप्लीकेशन आप करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सिमिलरली x+1 अगर फैक्टर होता है तो ऑड पावर्स ऑफ x का कॉफिशिएंट का समेशन इवन पावर्स ऑफ x के कॉफिशिएंट के समेशन के इक्वल होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल आपके पास है और आपको ऑड पावर्स ऑफ x और इवन पावर्स ऑफ x का कॉफिशिएंट का समेशन इक्वल दिख गया तो आप कन्वर्सली ये बोल दोगे कि x+1 उसका एक फैक्टर होगा, कन्फर्म है। मतलब x = -1 उस पॉलिनोमियल का ही एक 0 होगा, ये कन्फर्म है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत लंबा टाइम लेकर के आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जितनी भी बातचीत है वो सारे एक एक पॉइंट कवर करने का कोशिश किया बेसिक लेवल में जाकर के। क्लियर है। अभी मेरा समय है कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स को लूँ और
उन प्रॉब्लम्स को टू द पॉइंट आपके साथ अकॉर्डिंगली डिस्कस करूं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और स्ट्रांग हो और पूरा पूरा एंटायर थ्योरम को और अच्छे से आप समझ पाए। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और उनको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो जो भी स्टेटमेंट था और अकॉर्डिंगली जो भी कंसेप्ट हमने स्टडी किए अभी, ये और क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। Find the remainder when px is, or any polynomial px is divided by gx बराबर x minus half। जब px को आप gx से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत अच्छी बात है, कैसे बताएंगे उस चीज़ को समझते चलिए दोस्त। ठीक, px आपके पास कोई भी एक रिमाइंडर है और gx एक पॉलिनोमियल है। तो px को अगर gx से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो px का वैल्यू होगा कहाँ पे, जो डिवाइजर का जीरो होता है उस जगह पे। तो डिवाइजर का जीरो क्या है, हाफ है, तो हाफ पर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल दीजिए तो रिमाइंडर आ जाएगा। वही तो रिमाइंडर थ्योरम स्टेट करता है ना। तो क्लियर कट चीज़ है। अब लिख दोगे कि व्हेन px, एक क्वेश्चन में लिखा के दिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। व्हेन px इज, बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखोगे, आप अपना नोट्स में प्रॉपरली मेंटेन करोगे। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस हाफ, देन व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल टू x माइनस हाफ, देन रिमाइंडर rx इज इक्वल टू p ऑफ, क्या होगा, इस gx डिवाइजर का जीरो जो होगा वो आके बैठ जाएगा। तो डिवाइजर का जीरो कितना है, हाफ है, तो वो आकर के बैठ गया, तो p ऑफ हाफ हो जाएगा। तो p ऑफ हाफ अगर होता है तो आंसर आप निकाल दीजिए अकॉर्डिंगली। हाफ क्यूब माइनस 12 हाफ स्क्वायर प्लस 14 इंटू हाफ माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4/8 हाफ हो जाएगा, माइनस 12/4 3 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो 7 माइनस 3 3 6 1 प्लस हाफ 3/2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3/2 आ गया। बात समझ आ रहा है। तो ये तो पहला पार्ट गया। दूसरा पार्ट में भी आपको सिमिलरली अकॉर्डिंगली लिखना है और आंसर जो आ जाएगा रिमाइंडर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p ऑफ माइनस b/a, क्योंकि डिवाइजर का जो जीरो है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, वो कितना है, माइनस b/a है। तो p ऑफ माइनस b/a हो जाएगा रिमाइंडर। तो p ऑफ माइनस b/a अगर मैं पुट कर दूंगा उधर, तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करके यहाँ से ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइनली a और b के टर्म में ही आएगा। सिंप्लीफाई करके आप लिख दीजिएगा क्या आ रहा है। क्लियर है। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बात समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्त कि चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2x + 1 और नॉट। तो देखो, अगर ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होता है, ये तो तभी होगा ना जब ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर होगा। और सेकंड वाला पॉलिनोमियल पहले वाले का फैक्टर कब हो सकता है, आप पॉज करके नोट करते जाइएगा साथों साथ। सेकंड वाला पॉलिनोमियल पहले वाले का फैक्टर तो तभी पॉसिबल होगा ना भाई। सेकंड वाला पॉलिनोमियल पहले वाले का फैक्टर तो तभी पॉसिबल होगा ना जब 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 इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इसका फैक्टर होगा या फिर ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होगा, दोनों ही नहीं बोल सकते। सेम क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अगर 4 2 का मल्टीपल है तो 2 4 का फैक्टर भी तो है ना, दोनों वाइस वर्सा है। चलो, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेयर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कितना है, 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1। और एक और पॉलिनोमियल मान लीजिए px है 2x प्लस 1। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे फैक्टर होता है या नहीं। तो फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, fx को px से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हेन fx is divided by px, when fx is divided by px, then remainder
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जो इसका 0 होगा उस जगह पे fx का वैल्यू निकाल दो। तो इस पॉलिनोमियल का 0 कितना है, -½ है, तो रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ -½ तो f ऑफ -½ कितना है, कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू -½ का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -½ का होल स्क्वायर माइनस -½ -1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू -1/8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस ½ -1, तो ये कैंसिल आउट होकर के -½ प्लस 1 माइनस प्लस ½ -1, तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर आंसर 0 आ गया मतलब क्या, रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप अभी क्या लिख सकते हो, एज रिमाइंडर इज 0, एज रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर यहां से क्लियरली ये कंक्लूड हो जाता है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx बराबर 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, दैट इज fx इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये इसका फैक्टर है मतलब क्या, वो उसका मल्टीपल है। px fx का फैक्टर है मतलब ही क्या, fx px का मल्टीपल है, इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। तो मल्टीपल या फिर फैक्टर के ऊपर अगर कंसेप्ट आया तो आप समझ जाओगे, अकॉर्डिंगली आपको रिमाइंडर 0 प्रूफ करना है। कहानी क्लियर है, ऑब्वियस है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई रिमाइंडर निकालो जब fx को gx से डिवाइड करेंगे और वेरीफाई कर दीजिएगा उस रिजल्ट को बाय एक्चुअल डिवीजन, दैट इज लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से वेरीफाई कर दीजिएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, ये मैं नहीं करूँगा। क्लियर है। सिमिलरली आप fx को जब gx से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f ऑफ -2/3 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, -2/3 है, वो आप f में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हो बाई रिमाइंडर थ्योरम तो लिख सकते हो, ठीक है, बाई रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको लिखना है तो आपको लिख सकते हो, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से कर सकते हो। और फिर एक्चुअल डिवीजन, जो मैंने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरी पढ़ाते वक्त, तो उस एक्चुअल प्रोसेस से डिवाइड करके आपको फाइनली दिखाना है कि रिमाइंडर जो है फॉर्मूले से जितना आ रहा है, दैट इज f ऑफ -2/3 कैलकुलेट करके जितना आ रहा है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस सॉल्व करके भी फाइनली उतना ही रिमाइंडर आ रहा है, वो आपको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना है। क्लियर है। तो पहले आप लिखोगे व्हेन fx इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल टू दिस, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू f ऑफ -2/3 इक्वल टू कैलकुलेट करके आंसर निकाल दोगे, ब्रैकेट में लिख देना बाय रिमाइंडर थ्योरम साइड में। फिर लिखोगे नीचे अगेन बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, डैश दे करके आप डिवाइड करोगे, जो एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता है उससे आप करोगे, करके फाइनली रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट करके नीचे लेके आओगे। फिर लिखोगे देयरफॉर रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज दिस, हेंस वेरीफाइड। रिमाइंडर जो भी आएगा वो पहले जो आंसर आएगा उसके साथ इक्वल होगा, तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, नीचे लिख देना हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, आराम से कहानी हो गया। उसके आगे अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कोशेंट और रिमाइंडर निकालने को बोला गया है। क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि कोशेंट निकालिए और रिमाइंडर निकालिए जब इस पॉलिनोमियल को इससे आप डिवाइड करोगे। तो एक तो तरीका है कि आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आप कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो, बड़ा ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको दिखा के देता हूँ। दूसरा भी ऑब्वियस है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको वापस दिखा करके देता हूँ। क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड करके भी कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो, है ना। मेथड 1 तो मैं आपको बोलूंगा इस प्रॉब्लम में लॉन्ग डिवीजन, यही मेथड 1 है। अगर मेथड 2 का बात करूं तो आगे कहानी बढ़ेगा। हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है,
कि आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके रिमाइंडर निकाल दीजिए, और रिमाइंडर अगर आपको निकल जाएगा तो डिवीजन एल्गोरिदम से आप कोशेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। लेट px इज इक्वल टू, कंसिडर कर लेते 3x³ माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 3 एंड gx जो होगा वो हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, when px is divided by gx then remainder obtained जो होगा rx वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर ऑब्टेन जो होगा वो gx का जो जीरो होगा वो p में पुट कर दो, x की जगह पे कितना पुट करो, इसका जीरो कितना है -1/3। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट कर लो, आप देख लो कितना आता है, -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -1/3 -3। और ये चीज आपने निकाले किसके माध्यम से, क्या अप्लाई किया आप, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किए, तो वो आप साइड में ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, देन यहां पे भी लिख सकते हो, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज, या फिर लास्ट में भी लिख सकते हो। तो 3 इंटू -1/27 ये आ जाएगा -1/9, यहाँ पे -5/9 हो जाएगा, ये अगला वाला हो जाएगा -10/3 और लास्ट वाला -3। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 9 तो ये -1 -5 -30 और -3 इंटू 9 27। ठीक है ना, मेरे ख्याल से मैंने सही किया बिल्कुल एलसीएम। तो 57 और 6 हो जाएगा 33, 63, 57 और 6 63 हो जाएगा, 63/9 -7 आ जाएगा। क्लियर है, तो रिमाइंडर आ गया -7। ठीक है, अभी आप क्या बोल सकते हो, एज px इज इक्वल टू, px को जब मैं gx से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक कोशेंट आएगा qx और रिमाइंडर आएगा rx, वेयर qx इज द कोशेंट। ये क्या है, ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में। कोशेंट ऑब्टेन्ड, वही तो आपको निकालने बोला है ना, रिमाइंडर तो आप निकाल चुके हो, अभी कोशेंट निकालना है। कोशेंट ऑब्टेन व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है, px इज डिवाइडेड बाय gx, बात समझ आ रहा है ना। तो px अगर gx से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, gx तो आपको पता है, qx भी आपको पता है, और rx क्या है, rx हो जाएगा आपका rx हो जाएगा दोस्त -7, मेरे ख्याल से rx हो जाएगा आपका -7 है ना, -7। तो -7 को आप उधर भेज दीजिएगा, px आपको ऑलरेडी पता है 3x³ - 5x² प्लस 10x - 3। तो -7 को अगर उधर भेज देंगे तो gx इंटू qx जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -7 अगर उस तरफ चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 3x³ - 5x² प्लस 10x - 3। और अभी gx तो आपको ऑलरेडी पता है 3x + 1 है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि देयरफॉर qx जो मैंने निकाला यहाँ से तो वो हो जाएगा 3x³ - 5x² प्लस 10x - 3 डिवाइडेड बाई 3x + 1। अभी इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी जाकर के इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन करना आपको नहीं आता है अच्छे से तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि, ठीक है। और अगर आपको फैक्टराइज करना क्लियर है तो बहुत अच्छे से आसानी से आप यहाँ से हल निकाल सकते हो आराम से। क्लियर है क्या? तो इसको फैक्टराइज करने का मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ, ट्रिक में बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि नीचे वाला जो है थोड़ा सा हैवी है, बस समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर ये ज़्यादा टफ लगता है तो आप मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 3x + 1 नीचे है तो ये 3x + 1 कैंसिल होना पड़ेगा, तभी तो आपके पास gx qx आएगा ना, एक कोशेंट क्वाड्रेटिक आएगा।
तो ऊपर 3x प्लस 1 एक फैक्टर आपको होना ही पड़ेगा, मान के चलो, ठीक है ना। 3x प्लस 1 एक फैक्टर आपको होना ही पड़ेगा। तो अगर 3x प्लस 1 एक फैक्टर होना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से अरेंज कर सकते हो ना, 3x क्यूब के साथ आप x स्क्वायर लगा दो। अगर आपने एक x स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा दिए तो साथ में यहाँ पे -6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेने से 3x प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3x प्लस 1। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 2x होना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे 2x लगा देता हूँ तो साथ में 12x लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, -2 के साथ 12 आएगा तभी तो 10 होगा, और साथ में -3 बच गया। बात समझ आ रहा है? 2x के बाद 3x प्लस 1 आएगा ना, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा यार, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा था तब तो बहुत आसानी से आप कर लेते, बट एज ये लंबा पड़ रहा है तो इसको मैं यहीं पे क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा जा रहा है, फैक्टर नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे तो 3x प्लस 1 आ रहा है, हिट एंड ट्रायल से हो नहीं रहा है। यहाँ पे -2x अगर कॉमन ले लूँगा तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, बट लास्ट वाले पे नहीं आएगा, वही प्रॉब्लम कर देगा। समझ गए क्या? तो चलिए, अच्छा +4 आ जाएगा, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। हाँ सही है, ये हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे +4 आना चाहिए, -7 इधर जाएगा तो +4 आएगा, वही मिस्टेक हो गया। तो ये +4 होगा, ये भी +4 होगा, तो हो जाएगा आराम से फैक्टराइज। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को कि 3x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिए, अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर, अगर नहीं x स्क्वायर कॉमन जाएगा तो अंदर आ जाएगा 3x प्लस 1। फिर आपने क्या किए, फिर आपने मान लीजिए -2x कॉमन ले लिए तो अंदर आ जाएगा अगेन 3x प्लस 1। फिर आपने क्या किए, फिर आपने +4 कॉमन ले लिए तो अंदर आ जाएगा 3x प्लस 1, वापस 3x प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, नीचे आ जाएगा आपको मान लो 3x प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2x प्लस 4, और नीचे आ जाएगा 3x प्लस 1। तो अभी ये 3x प्लस 1 कैंसिल कर दो तो आपके पास qx जो है वो निकल करके आ गया x स्क्वायर -2x प्लस 4, ठीक है। तो px रिमाइंडर आपके पास -7 आ गया, और qx आपके पास कोशेंट आ गया x स्क्वायर -2x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर टेक्निक होता है जहाँ से आपके रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए रिमाइंडर और कोशेंट निकालोगे। डिवीजन एल्गोरिदम और रिमाइंडर थ्योरम को आपने यूज़ किए। अगर उसके अलावा आप करना चाहते हो, इसको आप प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। तो मेथड 1 को मैं एक बार करके ही दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से आप कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो शायद इस केस में और जल्दी हो जाए, किसी किसी केस में लॉन्ग डिवीजन भी लंबा हो सकता है। अगर px का डिग्री बहुत ज़्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन टफ हो जाएगा आपके लिए। लॉन्ग डिवीजन से आप क्या करोगे, 3x प्लस 1 से डिवाइड जब करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर ही लिखोगे ना, ताकि x स्क्वायर इंटू 3x मिलके 3x क्यूब आ जाए। आप सेम करने का कोशिश करोगे ना सबसे पहले, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर इंटू 3x होके 3x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर इंटू 1 होके x स्क्वायर आ जाएगा। जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो 3x क्यूब कैंसिल है, -5 और -1 मिलके -6x स्क्वायर, और ऊपर से 10x -0 है, और -3 के साथ तो कुछ है ही नहीं। अभी अगर मैं लगाऊंगा तो अभी मैं क्या लगाऊंगा, ऑब्वियसली 3x है और यहाँ पे -6x स्क्वायर है। 3x से -6x स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो कितना बचता है, -2x बचता है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे -2x लगाऊंगा। -2x लगाने से यहाँ पे -6x स्क्वायर आएगा, और -2x इंटू 1 हो जाएगा -2x। अभी अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और 10 और 2 मिलके 12x हो जाएगा -3, ठीक है। अभी आप ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है यहाँ पे 12x है और यहाँ पे 3x है, तो आपको इससे अगर डिवाइड करोगे 3 से 12 को तो 4 बन रहा है, और x और x डिग्री सेम है तो बस +4 का ज़रूरत है। +4 लगा दोगे तो यहाँ पे 12x + 4 हो जाएगा। सबट्रैक्ट कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, -7 आ गया, और कोशेंट कितना आ गया, बहुत ही आसानी से आपके पास आपका कोशेंट भी आ गया। बात समझ आ रहा है? इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से बहुत ही छोटे तरीके से कर सकते हो, बट किसी किसी जगह पे लॉन्ग डिवीजन जो है वो भी लंबा पड़ जाता है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? बहुत बढ़िया।
ये प्रॉब्लम तो मैं होमवर्क में दूंगा क्योंकि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। डायरेक्टली बोला जा रहा है कि इस चीज़ को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, तो डायरेक्टली आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख सकते हो। और अगर क्वेश्चन में बोल के दिया मेंशन करके, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली मेंशन कर देता है कि आप लॉन्ग डिवीजन से विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन टेक्निक फाइंड द रिमाइंडर और फाइंड द कोशेंट। तो अगर ऐसे बोल देता है कि विदाउट यूजिंग रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन टेक्निक, या तो लिख देगा ऐसे, अगर अब एग्जामिनर का ये थॉट है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम जबरदस्ती यूज करवाना ही है, तो या तो वो ये लिख देगा कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन टेक्निक, या तो वो ये लिख देगा कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तब मैंने जो पहले मेथड 2 आपको कराया था वही आपका इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब आपको मेथड 2 से ही करना पड़ेगा। अगर मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक करके कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन टेक्निक या फिर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको मेथड 2 से ही करना पड़ेगा जो मैंने पहले कराया था। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन से भी कीजिएगा मेथड 1 से, और ज़रूर आप इसको रिमाइंडर थ्योरम मेथड 2 से भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दोनों ही मेथड से इसको आप करके रखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल आपको होमवर्क दूंगा। क्यों होमवर्क दूंगा? देखो, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बोला जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल है बाई x-7। मतलब क्या? वो मल्टीपल और फैक्टर वाला क्वेश्चन जो कराया था सेम क्वेश्चन है। या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि x-7 इसका फैक्टर है या नहीं, चेक करो, ठीक है। तो वही चीज़ जो आपको ऑलरेडी कराया गया था उसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करके दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है ना भाई? क्लियर है? तो एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट को आपको वापस करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है भाई? तो मेरे उम्मीद से ये चीज़ आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में डाल दिया। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर के लिए और रिमाइंडर थ्योरम के लिए भी लास्ट प्रॉब्लम। चलिए ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्ली। क्या बोला जा रहा है कि द polynomials this and that when divided by x-2 equal remainders are found। मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल को जब x-2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है? सेम मिलता है। तो a का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल ही है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो पहले पॉलिनोमियल्स को एज्यूम कर लो। लेट px इज इक्वल टू x(a)(x³ प्लस 3x² प्लस 5x-4 एंड qx इक्वल टू x³ माइनस 4x-a। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों पॉलिनोमियल को अगर मैं x-2 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर सेम मिलता है। तो पहले तो मेरे रिमाइंडर निकालता हूँ। दोनों केस में क्या होगा, ठीक है ना? व्हेन px is divided by x-2 then remainder obtained r1x is equal to क्या हो जाएगा? px का वैल्यू हो जाएगा कहाँ पे? जो डिवाइजर का 0 है। तो x-2 का 0 कौन है? इसको इक्वल टू 0 कर दो, x का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब 2 इसका 0 है, तो p ऑफ 2 हो जाएगा आंसर। तो p ऑफ 2 कितना आएगा? a इंटू 2³ प्लस 3 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 8a प्लस 12 प्लस 10 माइनस 4 दैट इज 22 से 4 गया तो 18। तो 8a प्लस 18, 8a प्लस 18, ठीक है ना? अगेन when qx is divided by x-2, qx is divided by x-2, then रिमाइंडर ऑब्टेन्ड क्या होगा? जरा ध्यान से देख लो। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर जो निकलेगा वो क्या होगा? r2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q ऑफ 2 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वो आ जाएगा 2³ माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। तो यहाँ पे 8 माइनस 8 ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर माइनस a आ जाएगा। तो अभी आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x-2 इक्वल रिमाइंडर्स आर फाउंड एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो एज इक्वल रिमाइंडर्स are found when px and qx both
डिवाइडेड बाई x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू, देयरफॉर r1x जो होगा वो r2x के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो r1x जो होगा वो क्या हो जाएगा 8a प्लस 18 और r2x हो जाएगा माइनस ए। तो ये माइनस ए उस तरफ अगर लेकर के जाएंगे तो ये 9a आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 18 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व करके a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है? तो वही a का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है जो आप निकाल चुके हो। क्लियर है? तो ये भी सिंपल सा एक रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन था और ज़्यादा कोई बातचीत यहाँ पे नहीं था। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये हमारा एंटायर रिमाइंडर टॉपिक का थ्योरी प्रूफ, उसका डिटेल बातचीत, जितने भी केसेस है उसका जितने भी एप्लीकेशन से नोट वगैरह विद डिटेल क्वेश्चन, सारे चीज़ कंप्लीट हो गया हमारा और कोई भी चीज़ बाकी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ आ रहा है? रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट है। अभी आप अपना एनसीईआरटी का 2.3 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो और यही आपका होमवर्क में रहेगा, यही आपका होमवर्क में रहेगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आज के लिए अपन यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, लेक्चर यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। अलविदा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें फैक्टर थ्योरम डिटेल में स्टडी करेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और क्यों हमने इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम को लास्ट लेक्चर में सीखा था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे कि अगर वो चीज़ अपन नहीं सीखते तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता हमारे साथ, हमें किस तरीके से चीज़ों को याद करना पड़ता वो रियलाइज़ कराएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए यहाँ तक, अलविदा।